अदालत में हिस्सा लेने के लिए आप सबका विशेष आभार, धन्यवाद। देश से, देश के हर कोने से, विश्व के हर कोने से लोग आए हैं आज की अदालत में। खचाखच अदालत का कमरा भरा हुआ है और अदालत भी ऐतिहासिक फैसले देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी का मंच है ये अदालत, जहां पर के बेखौफ होकर के आप अपने सवाल करते हैं। हम चार्ट्स की चर्चा करते हैं, बाजारों की चर्चा करते हैं और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बाजारों से जुड़ा हुआ जो हमारा जीवन है उसकी चर्चा हम लोग हर सप्ताह अदालत में करते हैं। तो आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद एक बार सभी का फिर से। और जो लोग इक्विटी रश के फेसबुक पेज के माध्यम से अदालत की कार्रवाई का आज संडे की सुबह सीधा प्रसारण देख रहे हैं, आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। और जो लोग इत्मीनान से बाद में समय निकालकर संडे इवनिंग को, मंडे मॉर्निंग को ऑफिस जाते हुए भागदौड़ में अदालत की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप सबको भी नमस्कार, थैंक यू सो मच। और अब लग चुकी है अदालत, ढेरों चार्ट्स आज देखने हैं। भाई देखिए, आज मूड बड़ा जबरदस्त है और उसकी वजह है कि ग्लोबल मार्केट्स में हमने एक शानदार रिकवरी देखी है। डोनाल्ड ट्रंप को आप चाहे भला बुरा जो चाहे कहें, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, भाई डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बाजार में चहल पहल बहुत है, यानी बहुत रौनक आ गई है। रोजाना आप देखते हैं कुछ ना कुछ नया होता है जिसकी चिंता करनी होती है या चर्चा करनी होती है। तो इस बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही नए तरह के बाजार में किस तरह के चार्ट्स हैं, बाजार की दिशा दिशा क्या होने वाली है, इसकी चर्चा हम लोग आज की इस विशेष अदालत में करेंगे। और चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में क्या कोई संकेत ऐसे हैं कि एक बड़ा मोमेंटम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, भारतीय बाजारों में बन सकता है। क्या परिस्थितियां बन रही हैं। देखिए, अभी एक बहुत बड़ी एक चेंज हम देख रहे हैं और वो है कि चीन बनाम विश्व। तो हम देख रहे हैं कि चीन बनाम यूएस तो है ही, यूएस के साथ बाकी सारे देश डील करने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं, बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन चीन अलग थलग हो गया है। तो ये जो चीन का डिसएडवांटेज है, क्या भारत के लिए एक बड़ा एडवांटेज साबित हो सकता है, और क्या भारत की वजह से दुनिया भर में जो ये मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस है इसमें कुछ राहत मिल सकती है और हमारे बाजारों का इस पर क्या असर होगा। इन तमाम चीजों पर आज की अदालत में हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे, देता हूं। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर बात करनी है और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आज शुरू में ही पूछ बैठे हैं हमारे रोशन लाल जैन मेहता साहब। इनका यह कहना है कि वर्ल्ड वॉर और इमरजेंसी के टाइम मार्केट क्लोज रहता है क्या। भाई देखिए, आप तो ऐसे कह रहे हैं रोशन लाल जी जैसे वर्ल्ड वॉर कोई आम घटना है या कि रोजाना ही वर्ल्ड वॉर होती रहती है। आखिरी बार वर्ल्ड वॉर 1940 में हुई थी, यानी कि 40 के दशक में, 40s में हुई थी। अभी 2025 चल रहा है, तो आप देखिए कि इस बात को, वर्ल्ड वॉर जो पिछली विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध था, उसको हुए कई दशक हो गए हैं। तब ना तो मैं जन्मा था और शायद आप भी तब जन्मे नहीं होंगे। तो इसलिए वर्ल्ड वॉर में क्या होता है ये तो राम जाने कि क्या आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन कोई भी युद्ध होता है दो देशों के बीच में, कई सारे देशों के बीच में, तो युद्ध कोई एक दिन में समाप्त नहीं होते हैं, परसों चलते हैं। अब आप देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग छिड़ी थी, लोगों को लग रहा था कुछ दिनों में निपट जाएगी, लेकिन ये चलती चली जा रही है। तो जब कभी युद्ध होता है तो कितने समय में पूरा होगा नहीं पता होता है, तो इतने समय तक बाजार बंद नहीं रहते हैं। इनफैक्ट वॉर टाइम मार्केट में आमतौर पर बुल मार्केट देखे गए हैं। तो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की आपने बात की, उस समय भी ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी रैली आई थी और उसकी वजह क्या है कि एक वॉर टाइम डिमांड क्रिएट होती है। युद्ध के समय अलग अलग चीजों की मांग बहुत बढ़ जाती है, मेटल्स की मांग बढ़ जाती है, केमिकल्स की मांग बढ़ जाती है और इस वजह से एक ग्लोबल डिमांड क्रिएट हो जाती है और कई बार और इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो इस वजह से आमतौर पर बाजार बढ़ते हैं जब वॉर आती है। तो लेकिन अब विश्व युद्ध के बारे में चर्चा कम करें तो अच्छा है। वैसे भी विश्व भर में आप देखिए इतना कुछ चल रहा है और ऐसे में विश्व युद्ध की चर्चा आज करने बैठ गए रोशन लाल जी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, इसीलिए सबसे पहला सवाल आज की अदालत में यही लिया गया। तो अब आइए, और बहुत से विषयों पर हमें चर्चा करनी है। अच्छा, एक हमारे आयुष गर्ग साहब हैं, उनके भी सवाल को मैं ले लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। सवाल उनका ये है, आयुष जी पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शुड वी हैव अ टारगेट इन स्टॉक्स और राइट इट टिल इट इज स्ट्रॉन्ग। आई वर्क विद 2.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, शुड आई राइड माई विनर्स। निश्चित रूप से देखिए, मेरा मानना यह है, हो सकता है, देखिए मैं हमेशा से ही मानता हूं कि जिस तरह ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हैं और कोई मार्ग अच्छा या खराब नहीं होता, और ना ही जिस मार्ग पर कोई एक व्यक्ति चल रहा उसको अधिकार है कि वो दूसरे के मार्ग को गलत बताए। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मेरा अपना यह मानना है, मेरा मार्ग ये है कि जब शेयर आपका बढ़ रहा हो आयुष जी, तो उसको राइड करना चाहिए। तो जो आपने बात पूछी है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपसे। आप ऐसी रणनीति बनाएं कि जो शेयर आपने खरीदे जो बढ़ रहे हैं उनको आप राइड कर पाएं, उनकी पूरी पूरी रैली या रैली का बड़ा हिस्सा आप हासिल कर पाएं, और जहां पर नुकसान हो, नुकसान सीमित हो। तो नुकसान अगर हम सीमित देते रहेंगे, जैसे आपने रिस्क रिवॉर्ड की बात की, मान लीजिए 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड आप लाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रॉफिट का ट्रेड है तो दोगुना प्रॉफिट आ रहा है, नुकसान का ट्रेड है तो एक हिस्सा नुकसान में जा रहा है, यानी 2:1 चल रहा है।
अगर आप ऐसा करते रहते हैं, वाकई में कर पाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें भी काफी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि देर आर मेनी अ मिस बिटवीन द लिप एंड द कप, तो वही आपको यहां पर भी होता दिखता है। सोचते हम कुछ है, होता कुछ और है। लेकिन अगर आप ये कर पाते हैं, 2:1 का रिस्क रिटर्न वाकई में आप ला पाते हैं, तो एक जबरदस्त रणनीति बनती है। और इसीलिए आयुष जी, जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आप अपने जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं उनको होल्ड करके रखें। रहा सवाल टारगेटेड एग्जिट्स का, यानी कि शेयर खरीदा, पहले से तय रखा कि भाई 2:1 का टारगेट है, मान लीजिए 100 रुपए का स्टॉप लॉस है, 200 रुपए का टारगेट है, टारगेट आया आप निकल गए। अब हो सकता है कि आप तो 200 रुपए लेकर के निकल गए, लेकिन शेयर 300, 400, 500 रुपए चला जाए। तो ऐसे में क्या करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके जो विनर्स हैं उनको राइड करके चलें। टारगेटेड एग्जिट्स कहां काम आती है, जहां इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, आपको बहुत ही इंट्राडे में काम करना है, तो वहां टारगेटेड एग्जिट्स टिपिकली ज्यादा कारगर है। तो मेरा अनुभव क्या कहता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, 3-4 हफ्ते रखने वाले हैं, तो अपने विनर्स को राइड करने का प्रयास कीजिए। और जब आप बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे इत्यादि कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर बेहतर रहता है, ज्यादा हितकारी क्या रहता है कि आप एक टारगेट बना करके चलें कि हाँ, ये मेरा लक्ष्य है, ये हासिल हुआ, मैं बाहर आ जाऊंगा। तो इस प्रकार टाइम फ्रेम के हिसाब से रणनीति में बदलाव करना ज्यादा कारगर मेरे अनुभव में आयुष जी रहता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत काम का सवाल आयुष जी ने पूछा, और इसीलिए सबसे पहले चर्चा इन्हीं सवालों की हम लोग कर रहे हैं। मैंने एक चीज नोटिस की है कि हमारी इस अदालत में जिस स्तर के सवाल किए जाते हैं, जो बातचीत का स्तर है, जो हमारे चर्चा का जो ओवरऑल टेनोर है, गजब का है, बहुत मजा आता है। और मुझे कई सारे लोग मिलते हैं, कल मैं हवाई अड्डे पर था और कई सारे लोग मुझे देखकर मिलने आए, बात हुई, अब कई मिनटों तक बात होती रही, और सबका ये कहना था कि सर अदालत में बहुत मजा आता है, हम कई सारे विषयों पर बात करते हैं, और कुछ सुझाव भी उन्होंने बड़े ही रचनात्मक सुझाव दिए हैं, जिनको आने वाले दिनों में मैं इंप्लीमेंट करने का, यानी लागू करने का प्रयास करूंगा। और आप देखेंगे, और जब जब कोई सुझाव मैं इंप्लीमेंट करूंगा, तो जिसने सुझाव दिया है उसको क्रेडिट जरूर मिलेगा, उनका भी मैं नाम लूंगा। तो ये है, देखिए अदालत में हम अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। अभी अभी पधार गए हमारे योगराज ठाकुर जी, स्वागत करेंगे आपका। वाह, ग्रेट, संडे की मजा मस्ती ले रहे हैं पवन मिश्रा जी, और पूछ रहे हैं कि जीपीपीएल यानी कि गुजरात पिपावाव में क्या करें, तो उस पर उसका चार्ट भी देखेंगे। बाबू भैया पूछ रहे हैं कि अगली ज्ञानशाला कब होगी, तो बहुत जल्द होने वाली है। एक नया हमारा कार्यक्रम है जिसको कहा जाता है निवेश क्रांति। तो निवेश क्रांति का नया कार्यक्रम बहुत जल्द आने वाला है, तो उसकी डिटेल्स आपको वेबसाइट से मिलेंगी। और हमारी वेबसाइट कहीं भटक मत जाइएगा, है equityrush.com, तो वहां जाइए और आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। equityrush.com ये वेबसाइट का पता है, तो यहां जाइए। और बहुत जल्द आने वाला है निवेश क्रांति का नया वेबिनार। और साथ में एक बहुत बड़ी आपके लिए आज घोषणा भी करनी है। घोषणा यह है कि बहुत जल्दी आ रहा है एक बहुत ही नया, बिल्कुल ब्रांड न्यू स्मॉल केस। जी हाँ, कुणाल सरावगी स्मॉल केस से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, आप में से बहुत सारे लोग उससे ऑलरेडी जुड़े हैं। नई तरह का स्मॉल केस, और वो शुरू होने जा रहा है बहुत जल्द, और उसकी भी सारी डिटेल्स आने वाले समय में आपके साथ मैं साझा करूंगा। तब तक कमर कस लीजिए और कुणाल सरावगी नए स्मॉल केस के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि वक्त बदल रहा है, बाजार का भी और आपका भी साथ में बदलना ही चाहिए। तो इस बदलते वक्त के मद्देनजर एक नए स्मॉल केस का उदय हो रहा है, और उससे जुड़ने का मौका बहुत जल्द आपके लिए आने जा रहा है, तो उसकी भी सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। इस बीच भास्कर जी का भी एक प्रश्न ले लेता हूं, अच्छा और महत्वपूर्ण और तार्किक सवाल किया है। सवाल यह है कि टैरिफ का इंपैक्ट कब खत्म होगा, क्या खत्म हो गया है, ये सवाल है। भाई देखिए, टैरिफ तो अभी ठीक से लगे भी नहीं है भास्कर जी, तो इसका असर तो अभी देखने को मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि बाजार हमेशा भविष्य में झांकता है। अगर आप पिछले चार्ट्स उठा करके देखें पुराने वाले, तो आप देखेंगे कि जब कोविड का लॉकडाउन घोषित हुआ था, जब कोविड अपने चरम पर था, दुनिया के पास कोई वैक्सीन इत्यादि कुछ नहीं था, हमें यह भी नहीं पता था कि कितने लोग बचेंगे। मुझे याद पड़ता है उस समय मैंने एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि संभव है कि पूरे विश्व की आबादी का 5-10% लोग जो हैं वो इस कोविड के चलते ना रहें। इस प्रकार का भय का वातावरण वो समय पर था, और उस समय बाजार ने बॉटम दर्ज किया था। तो याद रखिए इस बात को कि मार्केट हमेशा भविष्य में झांक पाता है, जो मैं और आप नहीं कर पाते। हमारा जो देखने का जो हमारा डिस्टेंस है, यानी कि जो हमारी विजिबिलिटी है, वो बहुत सीमित होती है, जबकि जो बाजार का कलेक्टिव विजडम है उसका कोई सानी नहीं है। तो बाजार हमेशा भविष्य को पहले बेहतर ढंग से भांप पाता है। तो याद रखिए कि टैरिफ का भी जो संकट है, हो सकता है कि अभी टैरिफ का संकट प्ले आउट हो जाए। देखिए, चीन के साथ तो तनाजा अभी भी चल ही रहा है। आपने देखा है कि लगातार दोनों देश एक के बाद एक दूसरे पर नए नए और हायर टैरिफ्स लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, बाकी देशों के साथ डील मेकिंग का कार्यक्रम चल रहा है,
और जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी साहब हैं, यानी कि ऐसे कहें कि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वहां, वो पहले हेज फंड मैनेजर रहे हैं, तो बाजार से उनका गहरा नाता रहा है स्कॉट साहब का। तो बिकॉज उनका कनेक्शन है, वो समझते हैं बारीकियां, उनको पता है कि क्या रिस्क हो सकते हैं, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, और इन तमाम चीजों का संज्ञान लेते हुए रणनीति बनेगी। तो टैरिफ का असर जरूर आपको आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। अभी पूरी तरह से संकट टला नहीं है, लेकिन जो इस संकट का आप कहें कि स्टीली एज था, यानी कि जो इसका सबसे बड़ा शॉक वैल्यू थी, वो खत्म हो गई। अब सबको पता है कि हाँ जी टैरिफ लगने वाला है, और टैरिफ में जो है उसका असर पड़ेगा, कुछ उद्योगों कुछ बिजनेसेस पर ज्यादा पड़ेगा, कुछ पर कम पड़ेगा, लेकिन भारत जैसा देश जो है ये मैनेज करेगा। और आप देखेंगे इस आपदा में भी अवसर छुपे हुए हैं भारत के लिए, और अगर हमने सही ढंग से काम किया, जिसका मुझे पूरा विश्वास है कि हम करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस आपदा से भी भारतीय उद्योग को और हमारे यहाँ के बिजनेस को फायदा होगा। तो इसलिए ओवरऑल देखें तो ठीक चीजें चल रही हैं। एक और चीज आपको कहता हूं, ये जो पूरा स्थिति बनी है, इससे ग्लोबली ये स्थिति बन गई है कि लोग यूएस को लेकर के थोड़े चिंतित हो गए हैं। अभी कुछ समय पहले एक ऐसी स्थिति बन रही थी जहां लोग पैसा अपना सारा वापस यूएस ले जा रहे थे, तो निवेशक चाहते थे कि वापस यूएस में पैसा डालें। लेकिन अब ये जो पॉलिसी अनसर्टेनिटी यूएस में चल रही है, हम देख रहे हैं कि हर तरह की तकलीफें चल रही, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, टैरिफ्स भी बढ़ गए हैं, चीन को लेकर के कोई रुख में नरमी नहीं है, और कई सारे रिपब्लिकन भी ऐसे हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से नाखुश दिखाई देते हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए काफी पैसा यूएस से बाहर वापस से निवेश हो रहा है। तो पैसा जो पहले यूएस में केंद्रित हो रहा था, वो पैसा वापस इमर्जिंग मार्केट्स में जा रहा है। और क्या आपको लगता है कि इस वातावरण में कोई यूएस का इन्वेस्टर चीन में नया पैसा डालेगा? डाल भी सकता है, लेकिन संभावना कम है। चीन के मुकाबले भारत एक ज्यादा आकर्षक निवेश का गंतव्य दिखता है, और उसकी वजह क्या है कि हमारा यूएस के साथ एक अच्छा संबंध है, और भारत एक बहुत विशाल बाजार है जो कि चीन को टक्कर दे सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ परचेजिंग पावर उतनी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे विकास हो रहा है हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, और एक बहुत बड़ा विशाल बाजार है। तो इसीलिए याद रखिए कि बहुत बड़े पैमाने पर निवेश भी भारत लौट आएगा। तो जो एफआईआईज लगातार पलायन कर रही थी, वो एफआईआईज को भी अंत में भारत ही आना पड़ेगा। तो इसीलिए जो समय है आने वाला, वो उतना बुरा शायद न हो जितना कि कुछ समय से हम संघर्ष कर रहे हैं। तो आने वाला समय हो सकता है कि अच्छा रहे। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए मार्केट्स को लेकर। वॉलेटिलिटी रहेगी, उतार चढ़ाव रहेंगे, रोज नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आएंगे, रोज नए निर्णय डोनाल्ड ट्रंप लेंगे, हस्ताक्षर करेंगे दस्तावेजों पर और फिर उनको दिखाएंगे प्रेस को, सब चलेगा। लेकिन इस पूरी पृष्ठभूमि में भारत के लिए अवसर हैं, और उन अवसरों को ध्यान में रखते हुए भारत का भविष्य है जो ज्यादा बेहतर दिखता है। तो यह है स्थिति जो मेरा समझ है कि मार्केट के पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए। भाई फटाफट चार्ट्स का रुख करते हैं। गप तो हमने बहुत लगा ली, दुनिया भर की टो ले ली, देश दुनिया की बातें हो गई, और अब बातें करते हैं चार्ट्स की, क्योंकि चार्ट्स पर भी बहुत कुछ बदल रहा है। इस बीच पवन मित्तल जी का एक प्रश्न भी ले लेता हूं। पवन मित्तल जी ने भी एक अच्छा प्रश्न किया है, कहाँ गया, ये रहा। तो पवन मित्तल जी पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या सर यूएस मार्केट में मंदी में चला गया है, क्या यूएस में रिसेशन आ गया है, जो सवाल सभी का है, क्या यूएस में स्लो डाउन आने वाला लग रहा है, प्लीज बताइए। देखिए, एक चीज मैं हमेशा पवन जी आपको कहता हूं, जो औपचारिक परिभाषा है रिसेशन की या औपचारिक परिभाषा है बेयर मार्केट की, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब यूएस मार्केट पिछली दफे गिरे थे, तब ये चर्चा चल रही थी कि क्या यूएस बेयर मार्केट की चपेट में आ गया है। टॉप से 20% गिर जाए तो उसको बेयर मार्केट कहा जाता है, लेकिन 20% गिरने के बाद बाजारों पर बड़ा भारी असर पड़ता है, और कई बार वहीं से आप देखिए रिकवरी आ जाती है। तो मेरी राय में ये पोस्ट फैक्टो डिक्लेरेशन होते हैं कि हाँ बेयर मार्केट आ गया है, रिसेशन आ गया है। रिसेशन को बाजार तो पहले ही भांप जाता है, बाजार पहले ही गिरने लगता है। 20-25% गिर जाने के बाद अगर औपचारिक घोषणा हो भी जाती है कि हाँ रिसेशन आ गया, तो उसका बाजार पहले ही आपको असर दिखा चुका होता है, तो बहुत लेट होता है। तो इकोनॉमिक एक्नॉलेजमेंट कि हाँ रिसेशन है और मार्केट रिएक्शन हमेशा लीड करता है। तो इसीलिए इस बात को याद रखिए पवन जी। देखिए, जो वहां घटनाक्रम चल रहा है, जो उथल पुथल डोनाल्ड ट्रंप लाने पर आमादा हैं, वे सुनते तो किसी की नहीं है। आपने देखा है कि अपने निर्णय स्वयं करते हैं, और उनके निर्णय हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स, अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। इन निर्णयों की आपको कोई पुरानी मिसाल शायद ना मिले। तो इस प्रकार के वे नेता हैं, इस प्रकार के लीडर हैं, और वो जो निर्णय कर रहे हैं उससे उथल पुथल अस्थिरता यूएस मार्केट्स में है। तो जरूर से वहां पर भी लोग चिंतित हैं। लेकिन एक चीज देखिए, यूएस में जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो पावरफुल लॉबीज हैं, वो अपना मैसेज डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा रही हैं, और मुझे लगता है कि उसी के फलस्वरूप ये पॉज मिला है, जो 90 दिन की का पॉज मिला है, ये बाजार को गिरते हुए देखने के कारण ही हुआ है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि यूएस मार्केट में स्ट्रेस रहेगा, और ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा है,
हो सकता है कि अमेरिका को लंबे समय में, लंबी अवधि में इन पूरे घटनाक्रम का अच्छा फायदा हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में काफी पेन अमेरिकन इकोनॉमी को, बिजनेसेस को झेलना पड़ेगा। देखिए एक चीज याद रखिए, यूएस का सबसे बड़ा सेक्टर क्या है? सर्विसेज हैं, और सर्विसेज में तो बड़ा भारी असर पड़ रहा है। टूरिस्ट जो है वो यूएस जाना नहीं चाहते, क्योंकि ये नहीं पता है कि वहां वीजा नियम कैसे रहेंगे, कितना हेरेसमेंट आपका एयरपोर्ट पर होगा, इसका भी अंदाजा नहीं है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि सर्विसेज पर बड़ा कुठाराघात हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग के रिवाइवल में लगे डोनाल्ड ट्रंप सर्विसेज की अनदेखी कर रहे हैं। टूरिज्म पर फर्क पड़ा है, एजुकेशन पर फर्क पड़ा है। इतने बड़े पैमाने में भारतीय लोग वहां पढ़ने जाते हैं, आप देखिए कि सब डरे हुए हैं, सब खौफजदा हैं, और वहां जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज पर एक्शन हो रहा है उसका भी परिणाम वहां पर एजुकेशन पर भी पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के चीजें देखें तो इन सम अगर हम कहें तो यूएस पर शॉर्ट टर्म में प्रेशर और अनसर्टेनिटी है, जो कि एक स्ट्रेस की वजह जरूर है। चलिए, हमने यूएस की चिड़फाड़ बहुत कर ली, अब आइए अपने बाजारों की भी चर्चा कर लें। संजय गौड़ जी ने भी एक प्रश्न किया है, क्या ये स्ट्रेटेजी सही है कि ट्रंप जब मार्केट गिराएं तो लेना है, वो जब यूफोरिया क्रिएट करें तो निकालना है? लास्ट टाइम भी उन्होंने ऐसा ही किया था। अभी सागर जी, डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में जो भी स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे वो उल्टी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए, जो काम हमारा नहीं है वो हमें नहीं करना चाहिए। हमारा काम है चार्ट्स देख करके, हमेशा चार्ट्स देखकर लॉजिकल तार्किक निर्णय लेना। हमारा काम डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स, उनके मूड, उनके हेयर स्टाइल पर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेना नहीं है। तो ये मेरी राय में इस अप्रोच को बदलना चाहिए। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। चार्ट्स बहुत सारे हमारे सामने हैं और बहुत सारे चार्ट्स की चर्चा आज की अदालत में करेंगे। और सबसे पहले आइए चर्चा कर लें इस निफ्टी के चार्ट की। तो निफ्टी का चार्ट आपके सामने देखिए, और इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं तो ये चार्ट अब आपके सामने आपको ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ेगा। ये निफ्टी का चार्ट है, नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी आई है। देखिए ग्रीन कैंडल को, यानी यहाँ खुला यहाँ बंद हुआ। एक अच्छी बात बताऊं आपको इस चार्ट की, इस चार्ट में जो विशेष बात है वो ये है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन मैंने डाली थी, इसका जिक्र मैंने पिछली एक अदालत में किया था। और अगर अब आप इस चार्ट को देखें, इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद उतार चढ़ाव बहुत हुआ। निफ्टी ने 23,800 पार नहीं किया, लेकिन फिर गिरावट आई। अच्छी बात यह है कि यहां तक निफ्टी आ गई। देखिए 22,000 के भी नीचे निफ्टी गई, लेकिन बंद कहां हुई? इस तिरछी रेखा के ऊपर। इसको अगर लाइन चार्ट में देखें आप, तो ये जो डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रेंड लाइन मैंने डाली है इसके ऊपर ही निफ्टी बंद हुआ, यानी कि ट्रेंड लाइन जो टूट गई थी वो अभी भी टूटी हुई है। और ये कह रहा है आपको कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, जो करेक्शन सितंबर से चल रहा था, ठीक है वॉलिटिलिटी अभूतपूर्व है, वॉलिटिलिटी अपने चरम पर है, लेकिन अभी जो करेक्शन पहले देखने को मिला है वो समाप्त हो गया है। तो कुल मिलाकर के अच्छे संकेत आपको इस चार्ट से देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि वॉलिटिलिटी ऐसी है, जोखिम ऐसा है कि एक साधारण व्यक्ति के लिए इस तरह के बाजार में कुछ भी काज करना सहज नहीं। जहां यूएस मार्केट में आप देखिए कि रातों रात जो है हजारों अंकों की तेजी आ जाती है एक स्टेटमेंट से, अगले ही पल कोई कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, दूसरे पल कोई कहता है कि हाँ पॉज आने वाला है। तो आप देखिए, जब इस तरह का उतार चढ़ाव, हजारों अंकों की बढ़त घटत आप यूएस मार्केट में देख रहे हैं, और वहां पर भी एल्गो इंजन्स भी काम नहीं कर रहे हैं, एल्गो इंजन्स को भी नुकसान हो रहा है, तो ये बाजार संयम बरतने का, कॉशियसली काम करने का है। लेकिन एक संकेत जो है वो ये कि 22,000 का लेवल होल्ड किया मार्केट ने और अच्छी रिकवरी दी। 23,800 से 22,000 के बीच में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का टूट जाना अच्छा संकेत है। और एक बहुत बड़ा संकेत है जो पूरे बाजारों के लिए बहुत महत्व रखता है, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे, और उसको भी ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक आप कॉन्सेप्ट देखेंगे आज के अदालत में, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो निफ्टी का चार्ट मुझे तो कम से कम नीचे के लेवल से जो रिकवरी आई है वो शानदार आई है। अभी आपने देखा होगा कि कल ही एक खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन के आयात पर भी छूट दे दी है। उन्होंने कहा है कि जो टैरिफ है उस पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि एप्पल जैसी कंपनी को बड़ा संकट हो रहा था। $300 की अतिरिक्त ड्यूटी एक फोन पर देना पड़ रही थी। तो उस चीज से बचाने के लिए, अपने उद्योगों के संरक्षण के लिए उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया। तो धीरे धीरे आप क्या देख रहे हैं, जो बात हम कई दिनों से, कई अदालतों से मैं आपको कह रहा हूं कि अभी इनका कड़ा रुख है, लेकिन धीरे धीरे नरम पड़ते दिखाई देंगे। जब अलग अलग उद्योग, अलग अलग वहां के लीडर्स उन पर दबाव डालेंगे, अपने उद्योगों को संकट में देखेंगे, तो राष्ट्रपति का भी हृदय द्रवित हो जाएगा और उन्हें भी निर्णय करने पड़ेंगे जो बाजार को पसंद है। तो जैसे जैसे अब डील्स होंगी अलग अलग देशों के साथ, उनकी घोषणाएं होंगी, तब आप देखेंगे वापस से बाजार में नई स्फूर्ति आएगी। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है। तो इंडियन मार्केट्स आर लुकिंग ओके। ये वीकली चार्ट हम देख रहे हैं, और ये है निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट पर भी आप देखिए एक बड़ा कैंडल बना, यहाँ गैप्स बने हैं, और आप देखिए कि रेंज मैंने मार्क की हुई है, तो इस रेंज में ही निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये निफ्टी की स्थिति है। आइए एक दफे बैंक निफ्टी देख लें। बैंक निफ्टी ने तो देखिए निफ्टी से पिछले कई महीनों से लगातार बेहतर प्रदर्शन किया। एक डबल बॉटम पैटर्न बैंक निफ्टी में बना था, जिसका जिक्र मैंने किया। करने के बाद तेजी भी आई, लेकिन फिर गिरावट भी आई। गिरावट में अच्छी बात क्या है कि क्लोजिंग बेसिस पर ये डबल बॉटम अभी भी इंटैक्ट है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी बुरा नहीं है।
हाँ, ये बात सही है कि कल छुट्टी है, फिर उसके बाद शुक्रवार को फिर से छुट्टी है, तो केवल 3 दिनों का छोटा-सा सप्ताह है। अब ऐसे में वॉलेटिलिटी खतरा सब बढ़ ही रहा है। तो दिस इज़ अ ट्रिकी डिफिकल्ट मार्केट जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत आसानी से मिसअलाइन हो जाता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा खतरे मोल ले लेते हैं और इस तरह की स्थिति बन सकती है। लेकिन चार्ट क्या कह रहे हैं कि भाई बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत ही स्थिर सा आधार अपने लिए निर्मित किया है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को भी 2-5 मिनट लगाकर, संडे का दिन है, फुर्सत से आप होंगे, गर्मा-गर्म चाय तैयार कीजिए, चाय का एक प्याला साथ रखिए और आज भरपूर दिल खोलकर जब तक मन ना भर जाए तब तक चार्ट्स देखिए। बस ये संडे का प्रोग्राम रखिए और बैंक निफ्टी का चार्ट उसमें जरूर शामिल कीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है, नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी, अच्छा स्ट्रक्चर बना है और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन करती आई है, तो इसी से उम्मीद आपको रखनी चाहिए कि ये जो अगुवाई बैंक निफ्टी तेजी की कर रही है वो आगे भी करेगी। तो बैंक निफ्टी का चार्ट अच्छा लग रहा है। और अब आइए बात करते हैं एक तो यूएस मार्केट की, भाई यहाँ क्या चल रहा है। अब हमने बात तो बहुत की डोनाल्ड ट्रंप की भी, उनकी रणनीतियों की भी, लेकिन चार्ट क्या कह रहे हैं भाई। चार्ट में अच्छी रिकवरी नीचे के लेवल से हुई है, डबल टॉप तो जो कहते हैं बने हुए हैं, उन्होंने अपना असर दिखाया, बाजार को नीचे गिराया, गिराने के बाद 38,000 आया, 38,000 सपोर्ट था मनोवैज्ञानिक, उसके नीचे भी गया, एक दफे 37,000 भी हो गया डाउ जोन्स, लेकिन फिर आई रिकवरी। और क्या शानदार रिकवरी, एक बार डेली चार्ट दिखेंगे तो इस सप्ताह का घटनाक्रम आपको ज्यादा बेहतर दिखेगा। इस प्रकार के बाजार में आप क्या निर्णय लेंगे भला। देखिए यूएस मार्केट को, एक कैंडल का साइज देखिए, यहां से लेकर यहां तक। अब कुछ डेमोक्रेट्स का तो ये तक कहना है कि भाई इस बात की जांच हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय डीजेटी, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था। तो क्या पहले से इस खबर का फायदा कुछ लोगों ने उठाया, इस तरह के भी वहां पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। ये आपके सामने विशाल कैंडल बनी और ये कैंडल तैयार हुई थी कब, बुधवार के दिन। तो बुधवार के दिन हमने देखा कि जैसे ही पॉज की खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप मान गए हैं और 90 दिन की राहत दे रहे हैं, 90 दिनों के भीतर कई दर्जनों देशों के साथ वो अपना एग्रीमेंट कर लेंगे, करार कर लेंगे, सबके साथ एक गठबंधन बना लेंगे, फिर रह जाएगा बस चीन, और चीन का विशाल जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, और उसका फिर क्या होगा वो आने वाले समय में दिखेगा। तो बाजार देखिए एक बार के लिए रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन चीन का संकट अभी भी बाजार पर हावी, और चीन कोई देखिए मामूली संकट नहीं है। चीन के साथ कोविड के समय पर भी हमने देखा था कि बाकी सारे देश एक तरफ हो गए थे और कोविड के लिए चीन को दोषी ठहरा रहे थे और चीन को अलग थलग सबने कर दिया था। तभी से ये चाइना +1 की रणनीति शुरू हुई थी कि भाई चीन पर बहुत ज्यादा आश्रित नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे देशों से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करानी चाहिए या जो हमारे इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं वहां से आने चाहिए जो देश चीन से ना हो। जैसे आपने देखा कि दुनिया भर की जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई हम सब जानते हैं ताइवान से आती है। अब मान लीजिए किसी दिन चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया या ताइवान पर कब्जा कर लिया, तो उसका क्या असर ग्लोबल मार्केट्स पर, सेमीकंडक्टर्स पर, सेमीकंडक्टर की सप्लाई रुक जाएगी, वहां कीमतें बढ़ेंगी और वो पूरा एक बड़ा संकट आ सकता है। तो एक बहुत बड़ी डिपेंडेंस मार्केट्स की ताइवान पर है। तो इसके लिए भी ये धीरे धीरे करके ये पूरा प्ले आउट होगा और आप देखेंगे कि उतार चढ़ाव गिरावट के दौर देखने को मिलेंगे। गिरावटों का इस्तेमाल जो है अच्छे शेयर्स का चुनाव और पहचान करने में आपको करना है, और जो खबरें चलती हैं, जो न्यूज आती है, जो लोग कमेंट्री देते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, उससे बचाव करें, अपना अफवाहों से बचें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे बाजार बढ़ रहा होता है तभी भी, घट रहा होता है तभी भी, हमारे यहाँ अफवाहों का एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग है और आप देखते हैं कि गर्मा गर्म अफवाहें लोग परोस देते हैं तुरंत। तो इन अफवाहों से आपको बचना है, अफवाहों के चक्कर में न पड़े। चार्ट जो है वो आपको यथास्थिति बताते हैं, यथार्थ बताते हैं, जो वर्तमान में साफ दिख रहा है, जिसके पीछे लोगों ने पैसा डाला है, वो पोजीशन, वो लेवल्स बताते हैं। तो इसीलिए चार्ट को तरजीह दीजिए, सुनी सुनाई बातों पर कम यकीन कीजिए और चार्ट के बेसिस पर ही अपने फैसले कीजिए। ये आप सबसे मेरी हाथ जोड़ करके अपील है, क्योंकि ये बाजार जो है ये आपको कई बार बहुत ज्यादा डरा देता है। और आपको डरा कौन रहा है, सोशल मीडिया। आप देखिए कि बहुत अलग अलग तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं, कितनी वो तर्कसंगत हैं, कितनी वो तथ्य परख हैं, हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि वो वाकई में कितनी फैक्चुअल बातें कर रहे हैं, लेकिन जब एक बार आप सुनते हैं तो डर तो जाती ही हैं, और जब डर जाते हैं तो कई बार आप पैनिक में आकर गलत निर्णय कर बैठते हैं, जिनका बड़ा आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो सबसे अपील मेरी है कि चार्ट पर आप अपने निर्णय कीजिए। अब चार्ट क्या कह रहा है डाउ जोन्स का, 2 रेखाएं मैंने डाल दी हैं और ये रेखाएं ही सबसे मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं। एक है 40,700, दूसरी है 37,600, और आप देख रहे हैं इसी दायरे में पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा है। अब अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है, 40,700 पार हो जाता है, तो कुछ समय के लिए एक अच्छी रिलीफ रैली डाउ जोन्स में आ सकती है। तो ये डाउ जोन्स है, ठीक ठाक चार्ट है। ये नेस्डेक है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा गिरावट हमने देखी और उसके अनुपात में यहाँ पर उछाल भी अच्छा खासा आया और हो सकता है कि कुछ बिल्टअप तेजी का देखने को मिले। एक चीज आप नोटिस करेंगे तुरंत, और वो है कि जो कैंडल की साइज है, एक एवरेज कैंडल का जो साइज है, देखिए यहाँ की कैंडल्स देखिए आप, जो नवंबर 24 में बन रही थी, पिछले साल जो कैंडल्स बन रही थी, उनका साइज देखिए छोटे छोटे, लेकिन अभी जो कैंडल्स बन रही है इनके साइजेस देखिए। एक कैंडल जो है कई हजार पॉइंट की कैंडल है,
तो जहां इस तरह की वॉलिटिलिटी डेली चार्ट्स पर, ये वीकली नहीं है, डेली चार्ट है, इस प्रकार की वॉलिटिलिटी और कैंडल साइजेस हो तो एटीआर बढ़ जाता है, जोखिम बढ़ जाता है, स्टॉप लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो ये समय संयम रखने का और अपनी क्वांटिटीज पर विशेष रूप से काबू करने का है। तो ये यूएस मार्केट के स्ट्रक्चर्स हैं। आइए फटाफट एक दफे गोल्ड को देख लेते हैं। ये गोल्ड है हमारा M6 वाला, और गोल्ड का अश्वमेध तो चलता ही चला जा रहा है, गोल्ड को रोकने का किसी में साहस ही नहीं है। गोल्ड में तो जो हो रहा है वो अभूतपूर्व है। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई आपको पुराना प्रेसिडेंट कहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुल मार्केट और सारे फैक्टर्स का कॉन्फ्लुएंस, संगम हो रहा है। तो आप देख ही रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों ने गोल्ड का भंडारण पहले ही शुरू कर लिया। करेंसी क्राइसिस है। चीन भी देखिए यूएस की करेंसी और उसके दबदबे से परेशान है और चाहता है कि वो अपना खुद की करेंसी का एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करे, कई सारे देश केवल चाइनीज युआन में काम करें। तो ये जो पूरी प्रतिस्पर्धा चल रही है, इसका असर आपको गोल्ड पर मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो फियाट करेंसीज हैं, जो करेंसी कागज पर एक देश के आदेश से जो करेंसीज जारी होती हैं, उनके बनिस्पत ऐसी करेंसीज जो कि या तो स्टोर ऑफ वैल्यू हैं, लिमिटेड हैं, जैसे कि गोल्ड है, या फिर बिटकॉइन जैसी करेंसी है, इनका आने वाले युग में आप देखेंगे वापस से ग्रोथ होगी। और आप देख रहे हैं कि गोल्ड में तेजी बन रही है। तो गोल्ड में अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड राइज है। और जिन्होंने गोल्ड लिया हुआ है, आप देख रहे हैं इस चार्ट को, ये वीकली चार्ट है, लगातार तेजी बन रही है। अभी जब ये ब्रेकआउट हुआ था 2024 के सितंबर में, उस समय चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैंने गोल्ड को दिया था। उस समय ये नहीं कल्पना की थी कि देखिए इस तरह की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन देखिए 75,000 का गोल्ड आज 1 लाख होने को आया है। और ये कितने कम वक्त में इस तरह का बड़ा बोल्ड मूव गोल्ड में देखने को मिल रहा है, ये असाधारण है और बहुत बड़ी बात है। तो गोल्ड में तेजी है। अब मैंने क्योंकि बिटकॉइन की चर्चा कर दी है तो एक दफे बिटकॉइन के चार्ट को भी देखते हैं। बिटकॉइन है, ठीक ठीक चार्ट है, डबल टॉप तो बना था, यहाँ ब्रेकडाउन भी आया, गिरावट आई, लेकिन अब रिकवरी आ रही है। और इसी तरह से ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, ये यूएस डॉलर का है, इसको डॉलर इंडेक्स कहा जाता है, यानी कि डॉलर बनाम बाकी दुनिया की सारी करेंसीज। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि यूएस की करेंसी में बड़ा गिरावट आ रही है। अलग अलग देशों के जो देखिए यूएस मार्क, दुनिया की जो पूरी सेविंग्स हैं उसका 60-70% हिस्सा जानते हैं कहाँ लगता है? पूरी दुनिया की सेविंग्स का सबसे बड़ा हिस्सा यूएस बॉन्ड्स में लगता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। तो अब क्या हो रहा है कि जब हम देख रहे हैं कि यूएस में करेंसी पर इस तरह के प्रेशर्स आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है। और बॉन्ड मार्केट का जो सेल ऑफ है, इसकी वजह से गिरावट आ रही है बॉन्ड मार्केट में। और ये बॉन्ड मार्केट की जो गिरावट है, इसकी वजह से करेंसी पर भी दबाव है। तो ये करेंसी का चार्ट अगर आप एक नजर देख लेंगे तो आप तुरंत भाप जाएंगे कि कुछ असाधारण हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी देख रहे हैं, कुछ सुनने को नहीं मिला है। तो दीज आर वेरी डिफिकल्ट टाइम, दीज आर इन सम वेज सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन कोविड। तो इसीलिए कोई रूल बुक नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कोई पुराना कोई ऐसा किस्सा नहीं है, कोई अनुभव नहीं है जिसके आधार पर आप वर्तमान स्थिति को आप देख पाएं और समझ पाएं कि भविष्य में क्या होगा। तो इस समय संयम बरतने का है। तो यूएस मार्केट में सेल ऑफ ग्लोबल करेंसीज में के अगेंस्ट यूएस डॉलर में हम देख रहे हैं। तो डॉलर कमजोर हो रहा है, गोल्ड मजबूत हो रहा है, और ये स्थिति आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में इमर्जिंग मार्केट, और उसमें भी चुने हुए कुछ इमर्जिंग मार्केट हैं जो कुछ स्थिरता दिखा रहे हैं, कुछ रिकवरी आ रही है, और उसमें से भारत एक है। भारत देखिए पहले ही अपना प्रयास कर रहा है कि यूएस के साथ उनका एक जो टैरिफ को लेकर के बातचीत है वो आगे बढ़े और एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट में वो काम हो। तो उसके लिए प्रयासरत है भारत। और मुझे लगता है कुल मिलाकर भारत के लिए परिस्थिति उतनी खराब नहीं होगी जितनी कुछ देशों के लिए होने वाली है। और वो जो देश है उनपे उनकी जो मांग है, वहां से जो डिमांड आती है, जो वहां सप्लाई वो लोग कर रहे हैं, वो आप देखेंगे कि शिफ्ट हो जाएगी अलग कंट्रीज में। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं और ये आपके सामने यूएस डॉलर का चार्ट है। तो ये स्थिति है ग्लोबल मार्केट्स की, डोमेस्टिक मार्केट्स की, वर्ल्ड मार्केट्स की। और अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे नए विषयों पर चर्चा करनी है और उन पर आएंगे। सबसे पहले देखिए कुछ एक चार्ट्स की चर्चा करेंगे। अरे वाह, ब्रिजेश चंद्रा जी आज बड़ा खुश हैं, और वो खुश इसलिए हैं, लिख रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पी इसलिए हैं कि वो कह रहे हैं कि आज अदालत कैसे हो गई भाई? अदालत तो शनिवार को होती है 11 बजे, फिर ये संडे की अदालत। भाई देखिए ब्रजेश जी, कभी कभी सरप्राइज करना और सरप्राइज होने में कोई हर्ज नहीं होता, इनफैक्ट खुशी होती है, आनंद होता है। तो वही आनंद आपको मिले, इसी के लिए अदालत को संडे को लेकर के मैं आया हूं। तो रविवार की आज विशेष अदालत है। रविवार को मैंने देखा है कि सब लोग ज्यादा एट पीस होते हैं, चैन ज्यादा होता है, क्योंकि सैटरडे को क्या होता है कि फिर भी कुछ दफ्तर खुले होते हैं, कहीं आना जाना लगा रहता है। अब रविवार के दिन आप बिल्कुल इत्मीनान से खाली होते हैं, और ये अदालत का एक अलग ही आप स्वरूप देख रहे हैं। रवि मुनेरिया जी भी आ गए हैं और वो भी नमस्ते कह रहे हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं गॉगल्स धारण करके, और बाकी सभी लोग धीरे धीरे करके अदालत में जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ओहो, विनोद यादव जी क्या लिख रहे हैं, पढ़िए। कह रहे हैं सर प्रणाम, आपकी वीडियो कभी मिस नहीं करता हूं और चार्ट को देखने और समझने में आपका द्वारा दी गई लर्निंग बहुत मदद करती है।
वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी। इसी तरह सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने जो स्किल्स हैं उनको और जो है वो आप शार्प करते रहिए। और इनका ये कहना है कि पीएसयू बैंक 20 पर आपका एनालिसिस दीजिए। तो आइए, अब आपने कह दिया है तो तुरंत आपके ही चार्ट्स की चर्चा करते हैं। पीएसयू बैंक 20 की जगह हम चार्ट देख लेते हैं निफ्टी पीएसयू इंडेक्स की। और ये जो है यही पीएसयू बैंक 20 का बेंचमार्क है। और इसको अगर आप देखें तो आप देखते हैं कि भाई गिरावट आ रही थी बैंकिंग स्टॉक्स में, वीकली चार्ट है, गिरावट तो इसमें चल रही थी, उसके बाद एक करेक्शन आया, करेक्शन के बाद फिर गिरावट, फिर करेक्शन। तो भाई बैंक निफ्टी की तर्ज पर सरकारी बैंकों में करेक्शन ज्यादा है अगर तुलना करें, और लोअर पिक्स ज्यादा समय से बन रही हैं। सपोर्ट यहाँ है, इसी को एलओसी मान लीजिए। ये डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रेंड लाइन मैंने डाली है बॉटम पिक्स को जोड़कर। ये लाइन टूटे तो फिर यहाँ संकट टलेगा, और सपोर्ट के लिए ये 5500-5600 के लेवल्स को मार्क कर लें। तो ये आपके सामने निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट है, जहां गिरावट आई, गिरावट के बाद अब रिबाउंड आता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो अनेकों चार्ट्स की चर्चा अदालत में हर सप्ताह हम करते हैं, आज भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा लगातार जारी है। अरे वाह, इसमें एक सवाल पर आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारे आर्ट सर्कल वाले भाई साहब हैं जो सवाल कर रहे हैं कि सर एचडीएफसी सिक्योरिटीज में टेक्निकल ग्लिच के कारण मेरा 1.25 लाख रुपए का 1,20,000 का नुकसान हो गया, क्या किया जाना चाहिए? भाई आप अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए, और इसके लिए आप तुरंत जो है एचडीएफसी सिक्योरिटीज से संपर्क कीजिए, उन्हें पूरी जानकारी दीजिए। तो ये काम कीजिए। और कह रहे हैं कि गोल्ड माइनिंग कंपनीज में क्या खरीदा जा सकता है, गोल्ड की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, तो गोल्ड माइनिंग की कौन सी कंपनियां हैं? बहुत ज्यादा विकल्प लिस्टेड नहीं है, बहुत ज्यादा कोई गोल्ड माइनर्स लिस्टेड इंडिया में नहीं है। ग्लोबली तो कई सारे हैं, लेकिन भारत में नहीं है। तो गोल्ड माइनिंग कंपनीज खरीदनी है तो थोड़ा सा जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सीमित हैं। ओके, इसके अलावा एक सवाल है, ठीक है, सिमी सरकार जी कह रही हैं कि संडे को होना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सैटरडे बेटर है। ओए होए, बड़ा नाराज हो रहे हैं प्रवीण रोहिला जी। वो कह रहे हैं मैं हर अदालत में अपना दावा पेश करता हूं, लेकिन आप मेरी याचिका खारिज कर देते हैं। सरला पॉली के बारे में एलओसी और गाइडलाइंस दें। अच्छा, ठीक है, चलिए इस पर भी बात करेंगे। शिवकरण जी कह रहे हैं सैटरडे को रखिए, सैटरडे ही बेहतर है, और कुछ लोग कह रहे हैं संडे ज्यादा अच्छा है। तो इस पर डिबेट चल रही है। और इस बीच एक सवाल हमारे सचिन जी ने कर दिया है, वो कह रहे हैं कि एक बार तेजस नेटवर्क देखिए। हाँ, तेजस नेटवर्क को देखने का अच्छा समय है भाई, अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि आप देखिए कि स्टॉक करेक्टेड है, करेक्शन के बाद एक अच्छे सपोर्ट तक आया, सपोर्ट के लेवल्स को पहले ही अंकित किया हुआ है। एक लेवल था ये कोई 1200 के आसपास, वो टूटा तो सीधा धड़ाम से गिरा 900, 900 तोड़ा तो फिर गिरा 650। 650 जो है ये मान लें कि स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सहारा है, और यहीं से बाउंस आ रहा है। अब ये लेवल है इंपॉर्टेंट। तेजस का चार्ट ठीक है, रेंज में है, और रेंज से बाहर इसको निकलने दें, थोड़ी ताकत दिखाए, थोड़ी मेहनत शेयर को भी तो करने दीजिए। शेयर को अगर आपके पोर्टफोलियो में जगह पानी है तो उससे कहिए कि भाई थोड़ी परफॉर्मेंस दिखाओ, कुछ ऐसा कर दिखाओ जो बाजार की से बेहतर हो, बाकी पीयर्स से बेहतर हो, तब आपको हमारे पोर्टफोलियो में हम एक शान का स्थान देंगे। तो पोर्टफोलियो में आपकी जगह पाने के लिए शेयर को करनी पड़ेगी मेहनत। तो ये 900 रुपए का भाव ये तेजस के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस बीच और बहुत से सवाल आ रहे हैं। एक सवाल अभी किसी ने पूछा था, चलिए कुछ एक चार्ट्स देखते हैं झटपट, रैपिड फायर अंदाज में। अच्छा, किसी ने एक सवाल किया है अबाउट एशियन पेंट्स, तो आइए सबसे पहले एशियन पेंट्स देख ले। ये एशियन पेंट्स है भाई, बहुत गिरा, रेंज में था। दुनिया के सारे बड़े ग्रुप्स जो हैं वो इस पेंट के कारोबार में उतर आए, और एशियन पेंट का मार्जिन जो है उस समय के साथ सीमित रहेगा। ये इस वजह से आप बड़ी गिरावट देखी हमने, और गिरावट के में बड़ा गैप बना, फिर गिरावट आई, अब एक बेस बन रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है। तो जरूर से चार्ट को देखिए, ठीक चार्ट है। और यहाँ सवाल एलओसी का, तो ये एलओसी डाल दीजिए, नहीं ये आपके लिए 2175 की एलओसी। अच्छा, इसके बाद एक सवाल आया, और ये सवाल रैमको सीमेंट पर कौशिक साहब ने पूछा। तो आइए रैमको के चार्ट को भी देख लेते हैं। ये रैमको है, सीमेंट के चार्ट्स ठीक हैं। यहाँ डायमंड बना था, वाह क्या डायमंड बना था, और जब ये बना था तो इसकी चर्चा भी हम लोगों ने की थी अदालत में या किसी अन्य कार्यक्रम में। और आपने देखा 820 का डायमंड सीधे 1050 तक इस शेयर को ले आया, वहीं से गिरावट आई, गिरावट के बाद रिकवरी। अब ऐसे में अगर आप ये उड़ाना करें कि भाई चार्ट्स तो काम नहीं करते हैं, चार्ट किस काम के हैं, इस गिरावट में तो सब कुछ निरस्त हो जाता है, सब फेल है, तो इसका अर्थ ये है कि आपने चार्ट देखे नहीं है, आपने केवल चार्ट को अनसक्सेसफुल मान लिया है। तो कई बार हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहते हैं, पहले से सोच बैठते हैं, और ये ट्रेडिंग में तो रोजाना होता है कि आप पहले एक विचार बना लेते हैं
और फिर आपको सब कुछ उसी विचार के अनुरूप ही दिखता है। तो ये जो स्थिति है ये आपको यहाँ होती हुई दिख रही है। चार्ट ने अपना काम बखूबी किया इस पर, और ये रैमको सीमेंट का वीकली चार्ट है जिसके दर्शन आप कर रहे हैं। और बहुत से और इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा हमने की, रैमको की बात की। एक आईओसी पर बहुत सारे सवाल आए हैं, तो आईओसी को भी देख लेते हैं। ये आईओसी भाई गिरावट आई, और आप देख रहे हैं कि भाई क्रूड की कीमतें घट रही हैं, इससे सरकार को मुनाफा हो रहा है, कुछ मुनाफा जो है वो पास ऑन नहीं हो रहा है। और आप देखते हैं कि ब्रेकडाउन हुआ, आईओसी में गिरावट आई, गिरावट के बाद अब कुछ बेस बन रहा है। ये स्थिति है आईओसी की, ब्रेकडाउन आ चुका है, रिकवरी के संकेत हैं। तो ये चार्ट कह रहा है अगर आपको यहाँ एक रेखा डालनी है सपोर्ट की एलओसी की, तो वो यहाँ डाल दीजिए। एलओसी तो देखिए पहले ही भंग हो गई। अब कई बार लोग पूछते हैं सर एलओसी कब टूटेगी, एलओसी तो यहाँ टूट गई, आपने नजरअंदाज कर दिया तो अलग बात है, लेकिन यहाँ 160 के आसपास स्पष्ट एलओसी का ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया, कोई औचित्य नहीं था उसके बाद कि आप इस चार्ट को देखें। तो एलओसी जो है वो जीवन रेखा है, बहुत काम की चीज है। और आप सबसे मेरा आग्रह क्या है कि अपने चार्ट पर एलओसी जरूर अंकित करें, और फिर आप देखेंगे कि आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगा, हमेशा पता होगा कि किस लेवल के टूटने पर आपको क्या प्रतिक्रिया करना है। तो दिस इज द चार्ट फॉर आईओसी, गिरावट चल रही है। रिकवरी के कुछ पहले संकेत हैं, जैसे जब आप देखते हैं कि नया कोई चेंज आता है उस समय जो पहले संकेत होते हैं, अर्ली साइंस जिसे कहा जाता है, वो ये आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, इस बीच गौरव अरोड़ा जी ने सवाल किया है और वो कह रहे हैं कि हुटामाकी, जिसे पहले हम हुटामाकी पेपर प्रोडक्ट्स इस कंपनी को कहा जाता था, स्पेलिंग क्या है, हाँ ये, तो ये आपके सामने हुटामाकी इंडिया। बड़े दिनों बाद इस सवाल और इस चार्ट का दर्शन हुए हैं, बहुत समय से बिल्कुल ऑफ रडार था। भाई देखिए ये चार्ट है, एक चीज जो आपको दिख जाएगी तुरंत जैसे ही चार्ट खोलेंगे, वो ये बड़ा सपोर्ट लेवल है। और ये जो लेवल है ये अगर आप चार्ट पर अंकित कर दें तो ये लगभग 157-58 के आसपास ये लेवल नजर आएगा। ये मान करके चलिए कि हुटामाकी के लिए ये बड़ा स्तर है। गिरावट चल रही है, अंडर परफॉर्मेंस है, बड़ी भीषण अंडर परफॉर्मेंस है। निफ्टी की तुलना में शेयर का प्रदर्शन कमतर रहा है, इंफीरियर रहा है, और जो शेयर इस बाजार में बाजार से पीछे चल रहे हैं उनके मुकाबले उन शेयर्स को ज्यादा तरजीह दें जो बाजार से आगे चल रहे हैं। रहा सवाल हुटामाकी का, तो सपोर्ट की रेखा यानी कि एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, मैंने चार्ट पर अंकित की, इसका संज्ञान अवश्य लीजिएगा। तो एक लाइन डाल देते हैं चार्ट पर, तस्वीर बेहतर हो जाती है। तो कोई भी चार्ट अगर आप देखें तो जो पहली दृष्टि चार्ट दिखता है फर्स्ट ग्लांस में, तो उस चार्ट को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत वॉलिटिलिटी, ऊपर नीचे लाइनें बनती हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या कहना चाह रहा है चार्ट। चार्ट की भी तो अपनी एक भाषा है, और वो भाषा समझने के लिए आपको उस पर कुछ लकीरें डालनी पड़ती हैं। लकीरें डालेंगे, बहुत कम मिनिमल लाइंस डालिए, एक दो, एक रूल बना लीजिए कि 3 से ज्यादा रेखाएं तो चार्ट पर, अनलेस कि उस चार्ट में कुछ बहुत ही खास हो, डालना ही नहीं, केवल 3 रेखाएं मैक्सिमम। और 3 हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस डालने से आपका चार्ट पूरी तरह से आपको ये कहने लगता है कि भाई ट्रेंड क्या है, इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, किस लेवल पर लोग एक्यूमुलेटेड हैं, किस लेवल पर सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, कितना सीवियर सेलिंग प्रेशर आता है, ये सब कुछ आपको केवल लकीरें डाल देने से पता लग जाएगा। देखिए, तो ये काम जो है बहुत जरूरी है, जितने चार्ट्स आप ट्रैक कर रहे हैं सब में लकीरें अवश्य से अंकित कीजिए। तो ये आपके सामने हुटामाकी पीपीएल, जिसका पहले नाम था पेपर प्रोडक्ट्स, उसका चार्ट हम लोग देख रहे हैं। हमारे चिंतन जी चिंता कर रहे हैं जियो फाइनेंस की, तो आइए जियो फाइनेंस के बड़े ही रोचक चार्ट से आपको परिचय कराएं। तो ये आपके सामने जियो फाइनेंस गिरा तो था, और गिरा भी क्या गजब का था, लेकिन अच्छी बात क्या है कि रिकवरी भी बड़ी स्विफ्ट और फास्ट हुई है, नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी आई है। तो यहाँ एक लाइन डाल दीजिए 213 के आसपास, दिस बिकम्स योर सपोर्ट रीजन, और यहाँ एक बेस बन रहा है, इस बेस को पूरी तरह बन जाने दें। अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर 256 है, तो ये जियो फाइनेंशियल का चार्ट है जहां एक सपोर्ट से रिबाउंड आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेजरली स्टॉक करेक्टेड है, बाजार की तुलना में ज्यादा करेक्शन, लंबा करेक्शन हुआ है, और अब सपोर्ट से बाउंस आ रहा है, एनबीएफसी के दिन भी सुधर रहे हैं, इसलिए जियो फाइनेंशियल भी इंटरेस्टिंग चार्ट है। अच्छा, इसमें सवाल देखिए बहुत सारे आ रहे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री शोइंग पॉजिटिविटी, व्हाई, ये जानना चाहते हैं भाई क्यों ऐसी हिमाकत सीमेंट के शेयर्स ने क्यों की, जब पूरा बाजार इस गिरावट की चपेट में है, अनिश्चितता है, डोनाल्ड ट्रंप इतना कुछ कर रहे हैं बाजारों को अनसेटल्ड रखने के लिए, फिर उसके बावजूद ये सीमेंट शेयर्स जो हैं ये लगातार पॉजिटिविटी क्यों दिख रही है। देखिए, एक तो टैरिफ का खतरा नहीं है सीमेंट पर, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितनी मुशक्कत कर ले, कुछ ऐसे डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन सेक्टर्स हैं जो लगातार तेजी ही दिखा रहे हैं, जिनकी जो है, जैसे अस्पताल शुरू की चर्चा हमने की, तो अब डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ कर ले, लेकिन लोगों को बीमार पड़ने से तो रोक नहीं सकते हैं, और उन पर टैरिफ ही नहीं लगा सकते हैं। तो वो एक सेक्टर है जो फल फूल रहा है, जहाँ डिमांड बहुत रोबस्ट है और लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, बेटर हेल्थ फैसिलिटी, लोगों का बिल बढ़ रहा है,
और एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जो इनका मेट्रिक होता है उसको गौर से देखें तो सारे अस्पताल जो है वो एक एक पेशेंट से ज्यादा पैसा वसूल पाने में सफल हो रहे हैं। तो वो पूरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो जहां पर डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन सेक्टर्स हैं वहां ग्रोथ ज्यादा है। इसी तरह सीमेंट भी देखिए देश की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ सेक्टर है, देश की कंस्ट्रक्शन और ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो भरपूर बन रहा है और कई सारे नए कैपिटल एक्सपेंशन हो रहे हैं जिसका फायदा सीमेंट शेयर्स को होगा। तो इसी वजह से सीमेंट स्टॉक्स में फिर कुछ रेटिंग का भी वजह बनी। तो सीमेंट शेयर्स जो है उनमें एक मोमेंटम जरूर बनना है। एक सवाल अभी नितेश शेंडे साहब ने पूछा है और नितेश जी पूछ रहे हैं कि भाई टीसीपीएल पैकेजिंग देख लो एक बार। यह है चार्ट और अप ट्रेंड और हमने देखा था कि इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट कहाँ आया था देखते हैं। भाई अब तो लगता है कि ये कोई पुरानी बात है, लेकिन आप देखें 2022 की बात है, बहुत पुरानी नहीं। तब 700 रुपए का शेयर था और आज आप देखते हैं कि 4000 रुपए का शेयर है। 700 का 4000 हो जाना कोई मामूली बात नहीं। 6-7 गुना अगर पैसा आपका हो जाता है, एक दो चार्ट्स भी ऐसे आपका काम कर जाते हैं तो गजब हो जाता है वाकई में। और यही शेयर बाजार का असली मैजिक है। हाँ, ये बात और है कि कई बार आपके पास भी ऐसे शेयर रहे होंगे जो बाद में 3-4 गुना हो गए, लेकिन आप वो 3-4 गुना का प्रॉफिट नहीं देख पाए, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आप छटपटाने लगे और आपने छटपटाहट में किसी ना किसी स्तर पर उसे बेच डाला। फिर बाद में वो 4-5 गुना हो गया और फिर आपको बड़ा मलाल हुआ कि मैंने क्यों बेचा, मुझे थोड़ा सही में रखना चाहिए था। लेकिन हमेशा की कहानी है, कोई नई बात नहीं है। तो किसी शेयर को रखना लंबे समय के लिए, इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत आत्मविश्वास और बहुत क्लैरिटी और थॉट चाहिए। लेकिन फॉर्चुनेटली टीसीपीएल पैकेजिंग में हमने बहुत जबरदस्त अपमूव देखा और आप देखिए कि अब ये 4000 पर ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ एलओसी कैसे डाली जाए ये सवाल है। तो एलओसी को आइए देखते हैं हम। ये मैंने लाइन डाली थी नीचे के लेवल्स के लिए, इसको ऊपर ले आते हैं तो ये एलओसी हो गई। सिंपल चार्ट है टीसीपीएल पैकेजिंग। और इसके अलावा और बहुत सारे सवाल हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। ठीक है, आइए कुछ चार्ट्स और देखते हैं झट से। और अभी हमने देखा कि टीसीपीएल पैकेजिंग, ऐसे कई सारे छोटे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। अभी अभी एक सवाल किया है ग्लोबल हेल्थ पर हमारे धर्मेंद्र 7800 ने, और वो जानना चाहते हैं कि भाई ये इस चार्ट का क्या बनेगा, यानी कि मेदांता का क्या बनेगा। तो ये आपके सामने मेदांता यानी कि ग्लोबल हेल्थ। और जैसा भी मैं आपसे कह रहा था कि भाई अस्पताल के शेयर्स ऐसे हैं जिनमें आप देखिए बाजार के बनिस्पत बहुत अच्छे आउट परफॉर्मेंस, बाजार के विपरीत बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि होटल, जो हॉस्पिटल्स हैं, इनके स्टॉक्स में ग्रोथ हो रही है। देखिए लोग चिकित्सा और हेल्थ केयर के लिए किसी प्रकार का कोई किफ़ायत नहीं करते हैं। सभी लोग चाहते हैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, बेहतर से बेहतर इलाज मिले। और इसलिए, और इंश्योरेंस के आ जाने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस, आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर इन उद्योगों का, ये इन अस्पतालों का जो कारोबार है वो बहुत तेजी से फल फूल रहा है। और ये ग्लोबल हेल्थ केयर है, यहाँ बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आया और मोमेंटम देखने को मिल रहा है। नीचे के लेवल्स पर अच्छा पैटर्न बना था यहाँ पर भी, जिसका जिक्र हमने शायद किया। तो ये ग्लोबल हेल्थ केयर है। ओके, अच्छा, एक सवाल किया है किसी ने, किसने किया है आइए झट से देख लेते हैं। ये सवाल करने वाले हैं आन्या खाटर, और आन्या खाटर ने पूछा है कि निफ्टी मिड कैप 150 का भी चार्ट एक बार देखिए। तो निफ्टी मिड कैप 150 इसका भी चार्ट आइए देख लेते हैं। ये है निफ्टी मिड कैप, ये लीजिए, ये निफ्टी मिड कैप 150। भाई देखिए यहाँ एक फिबोनाची मैंने डाला हुआ है। मैंने देखिए कहाँ से पकड़ा इसको, मैंने जून 22 का लो ले लिया, वो लगभग 10,000 के पास था और उसको जोड़ दिया सीधे 22,000 के आसपास। तो आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची डाला। पहला फिबोनाची लेवल 23.6 का भंग हुआ, दूसरा 38 का लेवल नहीं भंग हुआ और वहीं से रिकवरी। देखिए जितना ऊपर से रिकवरी आ जाए उतना ज्यादा उसको महत्व देना है, उतनी ज्यादा बुलिशनेस आपको चार्ट पर दिखती है। तो ये है निफ्टी मिड कैप 150 की बातें, जहां पर के एक मेजर फिबोनाची लेवल अब सपोर्ट का काम देगा। तो करना क्या है कि यहाँ आपको रेखा डाल देनी है। तो ये 150, ये है 17,500 के इर्द का लेवल और ये 38.2% फिबोनाची स्तर है इस पूरी तेजी का। और बस निश्चित हो जाइए। बाकी हाँ, करेक्शन तो अच्छा खासा आया, ठीक ठाक आया और बिल्कुल अपेक्षित करेक्शन था, जितना होना चाहिए था उतना ही हुआ है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए चीजें कोई इतनी बिगड़ी नहीं है।
देखिए, जब आपको तनाव हो जाए कि बाजार में इतनी गिरावट हो रही है, एक बार झांक करके बाकी बाजारों को भी देखिए। कुछ लोग हैं जो मैं देखता हूं कि केवल हमारे ही मार्केट्स को देखते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन से मार्केट और देखे जाने चाहिए या उनके लेवल्स क्या है, उनका चार्ट क्या है। वो कहते हैं हमें क्या लेना देना, यूएस में क्या हो रहा है इससे मुझे क्या लेना देना। कई बार मैंने टेस्ला या मान लीजिए एप्पल के चार्ट्स का जिक्र किया, तो जो आमतौर पर कमेंट आता है वो कहता है भाई हमें क्या लेना देना है कि यूएस में क्या हो रहा है। याद रखिए कि आप अकेले इस विश्व में नहीं हैं, सारे देश एक दूसरे से जुड़े हैं और दुनिया के हर बाजार का एक दूसरे बाजार के साथ संबंध होता है। तो आप ये जो चार्ट दुनिया भर के बाजारों के देख रहे हैं, चाहे आप वहां ट्रेड करें या ना करें, उनकी अच्छी समझ होना जरूरी है। तो ये निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का चार्ट है, जहां नीचे के लेवल से रिकवरी आई है और अब रेजिस्टेंस जो है वो 19,000 के ऊपर है, जहां पर अभी रिसेंट स्विंग हाई लगा था। वो लेवल पार होगा तो स्ट्रक्चर में सुधार होगा। तो अभी स्ट्रक्चर जो का त्यों बना हुआ है, नीचे के लेवल से रिकवरी आई है, रेंज में सेटल होता हुआ दिख रहा है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। तो आज रविवार के दिन हमने ढेरों चार्ट्स पर ताबड़तोड़ चर्चा की और बड़ा मजा आया। मुझे रविवार को यकीन जानिए वाकई में बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि इतना मजा आ रहा है और इतने सारे चार्ट्स की हम लोगों ने चर्चा की, देश बाजारों की, भारत के भी और विदेशी बाजारों की भी।